राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? लास्ट क्लास में मैंने बात की थी सेक्शन नंबर 5 से सेक्शन नंबर 8 तक, और उससे पहले सेक्शन नंबर 1 से 4 हमें उससे पहली वाली क्लास में कवर करे थे। टोटल हमारे 8 सेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा है वो पुरानी वीडियोस अब चैनल पे अपलोड है, वहां पे जाके देख सकते हैं। दो वीडियोस आपको लाइव सेक्शन में मिल जाएंगी, सेक्शन नंबर 1 टू 4 की, और उसके सेक्शन नंबर 5 टू 8 आपको नॉर्मल वीडियो सेक्शन में वहां से जाके आप देख सकते हैं और अपना कवर कर सकते हैं जिसका भी रह चुका है। और बाकी अगर आपको ये फिर भी वैसा देखना चाहते हैं कि कुछ सेक्शन में मिस हो गया हो तो रिपीट में भी आप वहां पे देख सकते हैं, वो अपलोड ही पड़ी है। खैर, आज बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की, जो कि है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। टॉपिक का नाम है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन, यानी जुडिशियल सेपरेशन और कॉन्जुगल राइट्स दोनों की बात करेंगे हम। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन नंबर 9, जो की बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगर मैं इसका हिंदी मतलब बताऊं तो इसका मतलब ये होता है कि आपके विवाह से संबंधित जो अधिकार आपको मिलते हैं उनकी पुनर्प्राप्ति करना। ये इसका हिंदी अनुवाद होगा। पुनर्प्राप्ति करने का मतलब ये होता है कि आप अपने राइट्स को एक तरीके से एनफोर्स करा सकते हो कि हमारे जो मैरिज के रिगार्डिंग हमें जो शादी के दौरान जो हमें अधिकार मिले हैं, शादी की वजह से जो हमें अधिकार मिले हैं, हम उनको एनफोर्स कराना चाहते हैं, हमें वो वापस दिए जाए हमें। क्योंकि आप उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उनका यूज नहीं कर पा रहे हो। किस तरीके से नहीं कर पा रहे वो मैं भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं, क्या कहता है सेक्शन, व्हेन ईदर द और द। अब देखो, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज हम छोड़ देंगे और सीधे यहां से पढ़ेंगे, विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द अदर पार्टी में अप्लाई बाय पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको छोड़ देंगे और यहां से पढ़ेंगे, फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड द कोर्ट में डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली। जितना येलो से मैंने मार्क कराया ना, सिर्फ उतना पढ़ो। When either the husband or the wife has withdrawn from the society of the other, the aggrieved party may apply for restitution of conjugal rights and the court may decree restitution of conjugal rights accordingly। ठीक है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, हस्बैंड भी कर सकता है, वाइफ भी कर सकती है। अब जो बच गया ना उसको देखो, उसको हम अलग से मार्क करेंगे। सबसे पहले आता है कैसे विड्रॉ हुआ है उन्होंने, विदाउट रीजनेबल कॉज। ठीक है, विदाउट रीजनेबल कॉज, बिना बताए। अब बिना बताए का मतलब इतना नहीं होता, अगर बता के भी जा रहे हो तब भी आपका जो कॉज है, जिस कारण से आप जा रहे हो, वो रीजनेबल होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इसका मतलब ये है। यहाँ पे इसका मतलब इससे नहीं है कि आप बिना बताए चले गए एक्सक्यूज के। कैसे अप्लाई कर सकता है? पिटीशन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ पे अप्लाई करेंगे? टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड एंड देयर इज नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड, कोर्ट विल ग्रांट द डिग्री। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 क्या कहता है कि जब भी हस्बैंड या वाइफ है अब एक दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेते हैं, हस्बैंड विड्रॉ कर लेता है या वाइफ विड्रॉ कर लेती है, तो देखो, विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर का मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या होता है? जब भी हम बात करते हैं ना, यहाँ पे दो वर्ड यूज हुए हैं। एक होता है विड्रॉ कर रहे हो आप, और दूसरा होता है सोसाइटी से विड्रॉ करना। अब इसको समझो। जैसे हम सोसाइटी की हम बात करते हैं, तो सोसाइटी की जब हम बात कर रहे हैं तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे हम। सबसे पहला जो बात होती है वो आती है कंपेनियनशिप, COM से मैं लिख देता हूँ इसको, कंपेनियनशिप। दूसरी बात आती है कोहैबिटेशन, COH से इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप सब अपनी नोटबुक्स में नोट्स बना ले रहिएगा। जो जो मैं यहाँ पे हैंड रिटन नोट से करवाता हूँ वो अपने एग्जाम्पल्स के तौर पे नोट कर लेना, ताकि आगे जब भी आप रिवीजन करो तो इनसे आपको समझने में आसानी होगी, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। तो सोसाइटी की हम बात करते हैं तो सोसाइटी में हम दो चीजें से बात करते हैं। एक बात करते हैं कंपेनियनशिप की, और दूसरी बात करते हैं कोहैबिटेशन की। कंपेनियनशिप का मतलब ये होता है कि आप जो है एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते हो, एक दूसरे के बारे में सोचते हो, एक दूसरे के अच्छे बुरे का ख्याल करते हो, एक दूसरे के साथ जो है आप रेगुलर कम्युनिकेशन में रहते हो। उसको हम बोलते हैं कंपेनियनशिप में रहना, यानी हिंदी में आसान भाषा में कहूँ तो भाईचारे की भावना रखना। भाईचारे की भावना रखना, अपनापन रखना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप नोट बना सकते हो। दूसरी बात आती है इसमें कि
कोहैबिटेशन का मतलब आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा। कोहैबिटेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हो एक साथ, वो आपका मतलब होता है कोहैबिटेशन। अब देखो, अगर हस्बैंड और वाइफ अलग अलग रूम में भी सो रहे हैं ना, भले ही वो एक घर के अंदर रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, फिर लेकिन अगर वो एक घर में रहने के बावजूद अलग अलग कमरे में सोते हैं, तब हम ये नहीं कहेंगे कि वो एक साथ कोहेबिट कर रहे हैं, तब भी हम ये कहेंगे कि वो कोहेबिटेट एक साथ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि देखो, कुछ चीजें ना आपको मैरिज के पर्सपेक्टिव से सोचनी पड़ेंगी, जो लॉ आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा, बल्कि आपको साइकोलॉजिकली वो सोचनी पड़ेंगी, क्या ये राइट्स भी हमें मिलते हैं। जैसे अगर हम हिंदू मैरिजेस की बात करें, तो हिंदू मैरिजेस में एक लड़की जो होती है वो एक सिंदूर भी लगाती है और वो मंगलसूत्र भी पहनती है। और अगर वो ऐसा नहीं करती है, तो कई बार कोर्ट ने जो है अपनी जजमेंट्स के थ्रू ये बोला है कि अगर एक हिंदू वाइफ शादी करने के बाद जो है मंगलसूत्र नहीं लगाती, पहनती है, सिंदूर नहीं लगाती है, तो वो अमाउंट टू क्रुएलिटी माना जाएगा हस्बैंड के अगेंस्ट। हाँ, कई बार बोला है कोर्ट ने, लेटेस्ट काफी जजमेंट्स में आई है, जिसमें कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया था कि अगर वो आप सिंदूर नहीं लगा रहे हो, मंगलसूत्र नहीं पहन रहे हो, तो आप जो है कि ये कहा जाएगा क्रुएल्टी मानी जाएगी हस्बैंड के अगेंस्ट, एंड इट विल बिकम अ ग्राउंड टू गेट डाइवोर्स। ठीक है। अब कहने के लिए बात छोटी सी है, हम कह रहे हैं कि सिंदूर लगाना कौन सी बड़ी बात है, मंगलसूत्र पहनना कौन सी बड़ी बात है। आजकल मॉडर्नाइजेशन इतना आ गया है, ये वेस्टर्न कल्चर इतना आ गया है कि ये सब चीजें नहीं करती हैं लड़कियां। लेकिन लेकिन अगर आप एक कस्टम और आपके यूसेज ऐसी चीजें करवाता था, ऐसा अलाउ करता है, और आपके ट्रेडिशन में ऐसा होता है, और आप हिंदू हो, तो वहां पे अगर आप ये सब नहीं करोगे, तो वो क्रुएल्टी भी माना जा सकता है, और उसके ग्राउंड पे डाइवोर्स भी ले सकता है हस्बैंड आपसे। तो याद रखना, जब हम बात कोहेबिटेशन की कर रहे हैं, तो वहां पे सिंपल मतलब इस चीज से नहीं होगा कि आप एक घर में रह रहे हो, एक छत के नीचे रह रहे हो, आप हस्बैंड और वाइफ हो। और हस्बैंड और वाइफ का हमारा ये सोसाइटी का पर्सपेक्टिव होता है, मानना होता है, लॉजिकल भी यही लगता है कि अगर आप पति पत्नी हो, तो आप एक रूम के अंदर ही सोओगे। ठीक है, अलग अलग रूम में तो नहीं सोओगे, एक साथ एक रूम में ही सोओगे ना, एक ही बेड पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, हस्बैंड अलग रूम में सो रहा है, वाइफ अलग रूम में सो रही है, इसका मतलब डेफिनेटली कुछ तो गलत है उन दोनों के बीच में, कुछ अनबन चल रही है, कुछ उनके बीच में जो है वैसा कनेक्शन नहीं है हस्बैंड और वाइफ वाला जैसा होना चाहिए। मैरिटल रिलेशन ऐसे इतने अच्छे नहीं लग रहे उनके बीच में, जब भी वो अलग अलग रूम में सो रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है, तब भी हम कहेंगे कि उनके बीच में कोहेबिटेशन नहीं है। तो वहां पे भी हम ये कह सकते हैं कि हस्बैंड या वाइफ जो भी अलग सो रहा है, उसने दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है। ठीक है। वहीं अगर कंपेनियनशिप भी नहीं है, तो भी हम कह सकते हैं कि उनके भाई भाई जो बीच में जो है वो कनेक्शन वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, और एक ने दूसरे की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, इससे समझ के चलो कि जो हस्बैंड है ना, और जो वाइफ है, वाइफ जो है ना, हस्बैंड जो है ना, वो ये समझ लो कि वाइफ जो है, जैसे हस्बैंड काम पे जाता है, तो वर्क ऑफिस जाने के बाद उसके वाइफ जो है घर पे किसी का भी ख्याल नहीं रखती है, ना उसके फादर का, ठीक है, ना उसकी मदर का ख्याल रखती है। और अगर कोई घर में कोई बात भी होती है ना, तो वो हस्बैंड के साथ शेयर भी नहीं करती है। तो क्या हम कह सकेंगे कि हाँ, यहाँ पे उनके बीच में कंपेनियनशिप नहीं है? या फिर वाइफ है और जो हस्बैंड है, हस्बैंड जो है घर में कोई भी बात होती है वो वाइफ के साथ शेयर ही नहीं करता है, ना ही किसी डिसीजन मेकिंग में वाइफ को इन्वॉल्व करता है, ना ही उसको कहीं बाहर लेके जाता है, ना ही उसको जो है उसकी मर्जी से कोई काम करने देता है। और घर में जो लोग हैं वाइफ से बात भी नहीं करते हैं, मैक्सिमम टाइम उसको इग्नोर करते हैं, उसको घर के बड़े फैसलों से दूर रखा जाता है, छोटे फैसलों से भी दूर रखा जाता है, कम से कम उससे बोला जाता है। एक तरीके से ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कोई अनजान व्यक्ति हो। तो हम क्या कहेंगे कि हाँ, यहाँ पे उनके बीच में कंपेनियनशिप नहीं है। बिल्कुल, यहाँ पे भी हम कहेंगे उनके बीच में कंपेनियनशिप नहीं है। तो ये क्या कहेंगे कि हस्बैंड ने जो है वाइफ की सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में कंपेनियनशिप नहीं है। यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि वाइफ ने विड्रॉ करा है, यहाँ पे हम कहेंगे हस्बैंड ने विड्रॉ करा है। तो वाइफ के पास क्या राइट है? वाइफ के पास ये राइट है कि वो अंडर सेक्शन 9 कोर्ट जा सकती है और डिमांड कर सकती है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अंडर सेक्शन 9 कोर्ट में जाएगी और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स डिमांड करेगी। तो याद रखना, जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे, हस्बैंड की सोसाइटी, वाइफ की सोसाइटी की बात करेंगे, तो हम कह रहे हैं कि उन दोनों के बीच में कंपेनियनशिप होनी चाहिए, और उनके बीच में कोहैबिटेशन होना चाहिए, एक घर में एक छत के नीचे एक ही रूम में भी रहते हो वो। ठीक है, एक भी चीज अगर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब विड्रॉ कर लिया गया है। अब ऐसे में जब कोई विड्रॉ कर लेता है दूसरी सोसाइटी से अदर, तो उसका क्या राइट होता है? 9 के अंदर एप्लीकेशन लगाओगे, कहाँ पे लगाओगे पिटीशन? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगाओगे।
इसको मार्क कर लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। नॉर्मली ये मैरिजेस से रिलेटेड मैटर में है तो फैमिली कोर्ट में ही चलता है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक फैमिली कोर्ट होती है, वहां पे आप जाके एप्लीकेशन लगा सकते हो, पिटीशन के फॉर्म में लगानी है आपको। दूसरा, कोर्ट को लगता है कि भैया कोई भी ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं दिख रहा है जिस बेस पे आपकी जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। ये देखो, यहाँ पे ये कह दे कि अभी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का, तो कोर्ट क्या करेगा, आपको डिक्री ग्रांट कर देगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, अगर एक बार कोर्ट ने डिग्री ग्रांट कर दी तो फिर वाइफ और हस्बैंड जो है उनको एक दूसरे के साथ कंपेनियनशिप में रहना पड़ेगा, कोहेबिट करना पड़ेगा साथ में। मैरिजेस के जो राइट है वो एनफोर्स हो जाएंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। फिर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि अगर वो वाइफ या हस्बैंड जो विड्रॉ कर रहा है वो कहता है कि साहब मेरे पास तो वैलिड रीजन था, मेरे पास कारण थे छोड़ के जाने का, व्हेन अ क्वेश्चन अराइजेस whether there has been reasonable excuse for withdrawal from the society of the other, the burden of proving reasonable excuse किस पे आएगा, इसको अलग से मार्क करते हैं, shall be on the person who has withdrawn from the society। अब यहाँ पे एक सेक्शन हमारा एनफोर्समेंट में आएगा, वो है रीड विद सेक्शन नंबर, कौन सा, सेक्शन नंबर 109 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए का। मार्क कर लो इसको यहाँ पे, बीएसए का। इसके अलावा एक आता है हमारा सेक्शन नंबर 106, सेम बीएसए का। दोनों सेक्शन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हैं। कैसे एनफोर्समेंट में आ रहा है यहाँ पे ये, देखो सेक्शन नंबर 109 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये कहता है कि अगर कोई ऐसा फैक्ट है जो एक पर्टिकुलर इंसान की नॉलेज में ही है, तो उसको ही वो प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ ये फैक्ट जो है मौजूद है। लेकिन अगर कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता है, वहीं पे सेक्शन नंबर 106 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि एक पर्टिकुलर फैक्ट एग्जिस्ट करता है, तो उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस उसी इंसान को प्रूव करनी पड़ेगी जो ये एलिज कर रहा है कि यस ऐसा फैक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्लियरली ये बात कहता है सेक्शन 3 में कि आप उन्हीं फैक्ट्स को दे सकते हो जिनके आप एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में बात कर रहे हो। अब यहाँ पे सिंपली ये लिखा हुआ है कि अगर क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि भैया विड्रॉ तो कर लिया, कोर्ट में मामला गया, मान लो हस्बैंड ने विड्रॉ कर लिया या वाइफ ने विड्रॉ कर लिया, और हस्बैंड कोर्ट में जाता है, एनफोर्स कराना चाहता है अपने कॉन्जुगल राइट्स को, और कहता है कि साहब ऐसे ऐसे मेरी वाइफ छोड़ के चली जाइए, आप उसे ऑर्डर करिए, डिग्री दीजिए कि वो जो है वापस आ जाए घर में, हम साथ रहने लगे। फिर कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट वाइफ को नोटिस भेजेगी, कोर्ट में बुलाएगी, नोटिस भेजेगी, और नोटिस नहीं भेजे तो समन भेजेगी, बुलाएगी, पूछेगी कि भैया आप क्यों चले गए। फिर वाइफ कारण बताएगी कि मैं इस कारण से गई थी, अपनी रीजनेबल एक्सक्यूजेस देगी। अब वो रीजनेबल जो एक्सक्यूज है वो वैलिड है या नहीं है, वो सही है या नहीं है, तो वो एक फैक्ट हो गया। उस फैक्ट की एग्जिस्टेंस किसको प्रूव करनी पड़ेगी, वो वाइफ को ही प्रूव करना पड़ेगा कि ये रीजंस एग्जिस्ट करते थे। हस्बैंड को प्रूफ नहीं करना है कि ऐसा भी कोई कारण नहीं था जो जो ये सब कह रही है, हस्बैंड कुछ नहीं कहेगा। वाइफ को ही साबित करना पड़ेगा कि साहब ये कारण थे जिस वजह से मैं गई थी। फिर उसको ये भी साबित करना पड़ेगा कि वो कारण जो वो कह रही है वो वाकई में एग्जिस्ट करते थे या नहीं। अगर वो साबित कर देती है तो कोर्ट को लगता है कि हाँ रीजनेबल एक्सक्यूज था, तो कोर्ट डिग्री ग्रांट नहीं करेगी। लेकिन अगर वो साबित नहीं कर पाती है और कोई लीगल ग्राउंड नहीं मिला एप्लीकेशन रिजेक्ट करने का, तो फिर कोर्ट जो है डिग्री ग्रांट कर देगी। अब यहाँ पे सेक्शन 106 के अंदर भी जा सकते हो आप, या सेक्शन 109 के अंदर भी जा सकते हो, जो बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करता है। और किस पे होगा, जो विड्रॉ कर रहा है, हु हैज विड्रॉन। अगर हस्बैंड छोड़ के जाता है तो हस्बैंड को प्रूफ करना पड़ेगा, वाइफ छोड़ के जाती है तो वाइफ को प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी प्रूफ कर सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेक्शन नंबर 10, जो की बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। सबसेक्शन 1 क्या कहता है, ईदर पार्टी टू अ मैरिज, कोई भी पार्टी अप्लाई कर सकती है। अब इसको ना अलग से मार्क करेंगे, ईदर पार्टी टू अ मैरिज के बाद वेदर सोलेमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। देखो ये चीज ना बड़ी नोटिस करने वाली है, यहाँ पे आपको ना अक्सर इस एक्ट में जब आप पढ़ोगे हिंदू मैरिज एक्ट में, कहीं कहीं पे तो ऐसे लिखा होगा कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कहीं कहीं पे लिखा होगा बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, और कहीं कहीं पे ना बिफोर एंड आफ्टर दोनों चीजें लिखी होंगी। जैसे अगर सेक्शन 11 जब वॉइड मैरिज का पढ़ेंगे ना, तो वहां पे ना सिर्फ इतना लिखा होता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, यानी कि वो सेक्शन 11 हमारा इस एक्ट के आने से पहले जो शादी हुई है ना उन पे अप्लाई नहीं होगा।
वहीं सेक्शन 12 की बात करें तो वो बिफोर एंड आफ्टर दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, जो शादियां एक्ट में आने से पहले हुई थी और जो शादियां हिंदू मैरिज एक्ट के आने के बाद हुई हैं, दोनों पे वो अप्लाई होता है। वहीं सेक्शन 13 का सबसेक्शन 2 अगर हम उसकी बात करें तो वो सिर्फ उन्हीं मैरिजेस पे अप्लाई होता है जो हिंदू मैरिज एक्ट के आने से पहले हो चुकी हैं, बाद वालियों पे अप्लाई नहीं होता। तो जब कभी भी ऐसा लिखा रहे ना बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट करके, तो उसको अलग से मार्क कर लेना, क्योंकि वो बताएगा कि जो शादियां हैं वो कौन सी शादियां हैं जिन पे ये अप्लाई होगा, बिफोर वाली हैं आफ्टर वाली हैं दोनों है। ठीक है। नेक्स्ट इसमें लिखा है कि बिफोर कमेंसमेंट होता है मे प्रेजेंट अ पटिशन, यहाँ पे भी पटिशन के थ्रू अप्लाई करोगे फॉर अ डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए। किस ग्राउंड पे अप्लाई कर सकते हो? ऑन एनी ऑफ द ground specified in subsection 1 of section 13 in case of a wife on any of the grounds specified in subsection 2 thereof। कौन कौन से ग्राउंड्स पे कर सकते हो? सिंपली इसने बता दिया सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13। सेक्शन 13 हमारा बात करता है डाइवोर्स के ऊपर, ये बात करता है हमारा डाइवोर्स की। ठीक है। और ये क्लियरली ये कहता है कि किस कौन कौन से ग्राउंड पे जो है आप डाइवोर्स ले सकते हो, और इन्हीं ग्राउंड्स पे, जिन सेम ग्राउंड्स पे आप डाइवोर्स ले रहे हो, उन्हीं सेम ग्राउंड्स पे आप जुडिशियल सेपरेशन भी ले सकते हो अंडर सबसेक्शन 1। अब देखो सबसेक्शन 1 तो ना दोनों पार्टी पे है, ये दोनों पार्टी के लिए है, बोथ, हस्बैंड वाइफ बोथ, दोनों जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। लेकिन जो सबसेक्शन 2 है वो सिर्फ वाइफ के लिए है, सिर्फ वाइफ के लिए है, ओनली वाइफ। क्लियरली लिखा है इसमें, देखो इन केस ऑफ अ वाइफ आल्सो ऑन ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 देयर ऑफ। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। वेयर अ डिग्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with the respondent, but condition लगा दी, the court may rescind the decree if it considered it just and reasonable to do so। पहले इतना पढ़ेंगे, उसको अलग से मार्क करते हैं तो बस क्या है, on application by petition of either party, ईदर पार्टी किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन पे, मार्क करो इस टर्म को यहाँ पे, बाय पिटीशन ऑफ ईदर पार्टी। सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है? सेक्शन नंबर 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की, जो बताता है कि आप किन किन ग्राउंड्स पे जो है जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री ले सकते हो। जो कहता है कि सेक्शन नंबर 13 के सबसेक्शन 1 के ग्राउंड्स पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए अप्लाई कर सकती है कोई भी पार्टी, हस्बैंड या वाइफ, और सेक्शन 13 के सबसेक्शन 2 में केवल वाइफ अप्लाई कर सकती है, जो ग्राउंड्स उसमें मेंशन किए गए हैं उनके बेस पे जुडिशियल सेपरेशन के लिए। और अगर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री अगर एक बार पास कर दी जाती है तो ये ऑब्लिगेटरी नहीं रहेगा, किसके लिए? पेटिशनर के लिए, कि वो कोहैबिट करे किसके साथ? रेस्पोंडेंट के साथ। यानी कि इसका क्या मतलब है? कोहैबिट करने का क्या मतलब है? मैंने भी आपको समझाया था ना, कोहैबिटेशन कहाँ पे यूज हुआ था? सोसाइटी में। और सोसाइटी की बात किसमें होती है? सेक्शन नंबर 9, यानी कि सेक्शन नंबर 9 RCR, 9 RCR भी बोलते हैं इसे कोर्ट की लैंग्वेज में, मतलब रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ये राइट आपका खत्म हो जाता है एक बार सेक्शन नंबर 10 के अंदर जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री कोर्ट ने ग्रांट कर दी, फिर आप सेक्शन नंबर 9 के अंदर जाकर आरसीआर एनफोर्स नहीं करा सकते, ये रास्ता आपके लिए परमानेंटली क्लोज हो चुका है। ठीक है। आपको पहले डिक्री सेट असाइड करवानी पड़ेगी, यानी सेक्शन 10 के अंदर जो डिक्री मिली है ना, पहले उस डिक्री को जो है आपको सेट असाइड करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसको कैंसिल करवाना पड़ेगा आपको। कौन करवा सकता है कैंसिल? बाय पिटीशन ऑफ ईदर पार्टी, कोई भी पार्टी करवा सकती है, एप्लीकेशन लगानी है। और कोर्ट को लगता है कि आपने जो स्टेटमेंट्स पिटीशन में बोले हैं वो सही है, ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट्स वो सही लगते हैं, जस्ट लगता है, रीजनेबल लगते हैं, यानी कारण भी दिखते हैं, न्यायपूर्वक भी लगते हैं, तो कोर्ट क्या करेगी? डिक्री रिसाइंड कर देगी। रिसाइंड का मतलब रद्द कर देगी, कैंसिल कर देगी, और उसके बाद फिर आप 9 RCR की एप्लीकेशन लगा सकते हो। तो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री अगर एक बार किसी को दे दी गई, तो उसके बाद फिर उन दोनों का साथ रहना कंपलसरी नहीं होता है, वो चाहे तो अलग रह सकते हैं। लेकिन एक फर्क है यहाँ पे, एक डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा।
जब हम बात करते हैं जुडिशियल सेपरेशन की, तो जुडिशियल सेपरेशन, जेएस से लिखते हैं इसको, जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स, दोनों में अंतर क्या होता है? देखो, जुडिशियल सेपरेशन तो हमें पता है सेक्शन नंबर 10 के अंदर डील करता है, और ये बात करता है सेक्शन नंबर 13 में। ग्राउंड्स की बात करें तो जो ग्राउंड सेक्शन नंबर 13 के अंदर है वही सेम ग्राउंड जुडिशियल सेपरेशन के अंदर भी होते हैं, एक्सेप्ट सब सेक्शन 1A को छोड़ के। क्योंकि देखो, सेक्शन नंबर 13 के अंदर सेक्शन नंबर 1 आता है, सेक्शन नंबर 1A है, और एक कहता है 2। तो सेक्शन 13 का सेक्शन 1 और सब 2 जो ग्राउंड्स बता रहा है, उन्हीं सेम ग्राउंड्स ग्राउंड्स पे आप जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री भी ले सकते हो। लेकिन जो ग्राउंड सब सेक्शन 1A बता रहा है ना, उस ग्राउंड्स पे सिर्फ डाइवोर्स लिया जा सकता है, जुडिशियल सेपरेशन नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेने के लिए जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री का होना कंपलसरी हो जाता है। तो जो ग्राउंड ही अपने आप में जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ग्राउंड पे जुडिशियल सेपरेशन तो नहीं ले सकते। ठीक है, 1A को छोड़ के सेम ग्राउंड से। दूसरा अंतर क्या होता है? दूसरा डिफरेंस ये होता है, हियर द पार्टीज रिमेन मैरिड, दे रिमेन मैरिड। यहाँ पार्टी शादीशुदा ही कहलाती हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते कि वो हस्बैंड वाइफ नहीं रहे, वो हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। फर्क कितना होता है कि आपके जो कॉन्जुगल राइट्स हैं, जो शादी के अधिकार जो आपके एक दूसरे के अगेंस्ट एनफोर्स करने के लिए बने थे शादी के वक्त जैसे, उनको अब आप एनफोर्स नहीं करा सकते। आपका 9 आर का वो खत्म हो जाता है। इधर पार्टीज डू नॉट रिमेन मैरिड, नॉट रिमेन मैरिड यानी कि अब वो शादीशुदा नहीं है, अब डाइवोर्स हो चुका है, वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं। इधर क्या वो शादी कर सकते हैं? नहीं, वो सिर्फ अलग रह सकते हैं। वो दूसरी शादी करना चाहे तो सेकंड मैरिज नहीं कर सकते। देख, इधर सेकंड मैरिज नॉट पॉसिबल, इधर सेकंड मैरिज पॉसिबल है। यहाँ पे पार्टीज मैरिड कहलाती हैं, पार्टीज मैरिड नहीं कहलाती डाइवोर्स में। यहाँ पे जो है कोएबिलिटेशन करना जरूरी नहीं है, यहाँ पे भी जरूरी है। यहाँ पे डाइवोर्स होने के बाद पार्टीज अलग से रह सकती है, उनके एक दूसरे कोई राइट नहीं है, इधर भी राइट नहीं रहता। ठीक है, जुडिशियल सेपरेशन का समझ में आ गया कि जब जुडिशियल सेपरेशन होता है तो क्या होता है। अब इसमें ना एक बात और समझो, जैसे मान लो आपने जुडिशियल सेपरेशन ले लिया, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप जो है साथ रह सकते हो वापस? बिल्कुल पॉसिबल है। अगर कोर्ट ने आपको जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री दे दी, तो नो पे नो लॉन्गर ऑब्लिगेटरी का मतलब यह है कि पार्टीज की अपनी विल के ऊपर डिपेंड करता है, वो साथ में रहना चाहते हैं नहीं रहना चाहते। अगर वो नहीं रहना चाहते तो ना रहें, रहना चाहते हैं तो रहते रहें। बस ये है कि वो अपने राइट्स को इन्फोर्स नहीं करवा पाएंगे, 9 आर का रास्ता आपका बंद हो जाएगा। फिर अगर आपको राइट्स को इन्फोर्स कराना है तो पहले डिग्री को रिसाइन करना पड़ेगा। लेकिन आगे जाके जुडिशियल सेपरेशन ग्राउंड भी बनता है एक डाइवोर्स का, कि अगर आप 1 साल तक, फॉर 1 ईयर, 1 ईयर आप अलग रहे, आपके बीच में कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ दोबारा कंटिन्यू, तो फिर आप जो है फाइनली आप क्या ले सकते हो? डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज की इस लेसन में सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे हम। 2 ही सेक्शन कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 9 एंड सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 9 में फिर से रिपीट कर देता हूँ, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स के बारे में बताता है। सेक्शन नंबर 10 हमारे जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताता है। अगर आपने कोई भी पार्टी जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के लिए अप्लाई कर सकती है। अप्लाई करने के बाद अगर कोर्ट को सही लगता है और वो डिग्री ग्रांट कर देती है, तो जो पेटिशनर था जिसने अप्लाई किया था उसका जरूरी नहीं है कि वो रेस्पोंडेंट के साथ रहे, वो अलग रह सकता है। और अगर एक बार जो डिग्री दे दी जाती है, तो फिर आप सेक्शन नंबर 9 के अंदर जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, RC9 RCR की एप्लीकेशन नहीं लगा सकते हो, एनफोर्स नहीं करा सकते अपने राइट्स। अगर आप एनफोर्स कराना चाहते हो तो पहले डिग्री को रिसाइंड करवाना पड़ेगा, और कोर्ट को अगर सही लगता है कि डिग्री रिसाइंड करना, तो वो रिसाइंड करेगी, फिर आप जो है अपने राइट्स एनफोर्स करा सकते हो। इधर जुडिशियल सेपरेशन होने के बाद जो है आपको दूसरी शादी करना अलाउ नहीं होता, क्योंकि आप शादीशुदा ही कहलाते हो, आप रिमेन मैरिड रहते हो। सिर्फ आपके राइट्स एनफोर्स नहीं होते एक दूसरे के अगेंस्ट। और अगर आप दूसरी शादी कर लेते हो तो आप बाइगेमी के लिए लायबल हो सकते हो अंडर सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने टॉपिक, अगले टॉपिक की, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। नलिटी का मतलब मैंने बताया था पहले भी, कि नलिटी का मतलब होता है कि ऐसा शादी को रद्द डिक्लेयर करा देना, ऐसा डिक्लेयर करा देना कि जैसे दो लोगों के बीच में कभी शादी हुई ही नहीं थी। ठीक है, मैरिज की नलिटी को कराना, नलिटी वर्ड जो है ना, ये सिर्फ मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, सिर्फ मैरिज के कॉन्टेक्स्ट में। डाइवोर्स के केस में हम नलिटी का बस यूज करते हैं। डाइवोर्स के केस में हम जो वर्ड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज।
क्या वर्ड यूज करते हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। डाइवोर्स के लिए हम वर्ड यूज करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, DI एंड SOLUTION, dissolution of marriage. दिस इज अ वर्ड दैट वी यूज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डाइवोर्स। डाइवोर्स के केस में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज वर्ड यूज करते हैं। और जब मैरिज को रद्द करवाया जाता है, वॉइड या वॉइडेबल डिक्लेयर कराया जाता है, तो हम वर्ड यूज करते हैं नलिटी ऑफ मैरिज। ये पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। जो लेक्चर्स मैंने पढ़ा दिए उनको रिवाइज करते रहना, भूलना मत। जुडिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें आपको बारीकी से बताई जा रही है, डिटेल में बताई जा रही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताई जा रही है, एमसीक्यूज में जो आते हैं एमसीक्यूज के पर्पज से बताया जा रहा है, मेंस के पर्पज से मेंस के अकॉर्डिंग में बताया जा रहा है। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ना है, इसको रिवाइज कर लेना बस एक बार। इससे बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना भी पढ़ लोगे तो पेपर निकल जाएगा, बस ध्यान से पढ़ना है आपको। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जो पुरानी वीडियोस आपको है वो देख लेना अपने यूट्यूब पे, जिनका भी छूट चुका है। राधे राधे।